भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले धन्यवाद देता हूं भंडारी साहब को, आपने मुझे बुलाया। 2023 का मेरा 108वां कार्यक्रम ऐसे यूनिवर्सिटी में हो रहा है जहां 108 के ऊपर एक किताब भी छप गई है, छपने वाली है। और भंडारी साहब के बारे में काफी दिन से थोड़ा थोड़ा जानता था, कल काफी देर तक चर्चा हुई तो काफी जानने को समझने को मिला। और मैंने आते ही पूछा इस यूनिवर्सिटी का नाम इंडस यूनिवर्सिटी कैसे पड़ा, तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि मेरी माता जी का नाम इंदु बाला था, मैंने उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम इंडस रखा। भगवान भारत में और भी ऐसे पुत्र पैदा करें जो अपनी माता का नाम ऊंचा रखें, अपने पिता का नाम ऊंचा रखें। ये भी भगवान का आशीर्वाद है कि अर्धांगिनी भी, बच्चे भी सब इसी कार्य में एक साथ लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में अगर प्रत्येक राज्य में एक इंडस यूनिवर्सिटी खुल जाए तो देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। इंडस यूनिवर्सिटी एक नहीं, कम से कम 30 की जरूरत है। जिस तरीके से इंडस यूनिवर्सिटी अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, सबको लेके आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने उन पूर्वजों को याद करता हूं जिनके कारण हम आज भी भारतीय बने हुए हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय त्योहारों को मानते हैं, भारतीय परंपरा को मानते हैं। उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानते रहे। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण आज भी मैं जनेऊ पहनता हूं, माथे पे तिलक लगाता हूं, हाथ में रक्षा बांधता हूं। ये सब श्रेय हमारे उन पूर्वजों को जाता है जिन्होंने परेशानियां झेली, तकलीफें झेली, लेकिन हार नहीं मानी। और शायद भंडारी साहब आप भी अपने पूर्वजों का ऋण उतार रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप ऐसा विद्यालय बनाएं, ऐसा महाविद्यालय बनाएं, ऐसी संस्कृति बनाएं, ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं जहां भारतीय परंपराओं की चर्चा हो, चिंतन हो। अगले थोड़ी देर जो भी बात करेंगे वो एक तरफा नहीं होगा, हम आपके साथ कुछ संवाद करेंगे। सामान्यतया मेरी बातचीत करीब 5 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। आग्रह आपसे यह है कि जब मैं कुछ पूछूं इतना जोर से बोलिए कि आपका उत्तर यहां तक आ जाए। मेरे साथी आए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो अलग अलग उस पर जाता है, 200-300 यूट्यूबर्स इसको यूज करते हैं, अलग अलग लोग इस पर डालते हैं। तो जो कुछ मैं पूछूं उसका जवाब तेजी के साथ आप देना, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा, उत्तर आपको देना है। हम भगवान मानते हैं या कुछ लोग क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, जो जिसको भी मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऊपर वाले को पसंद क्या है, सच या झूठ? ऊपर वाले को हिंसा पसंद है या हिंसा? ऊपर वाले को न्याय पसंद है अन्याय? ऊपर वाले को समानता पसंद है असमानता? ऊपर वाले को गुलामी पसंद है या स्वतंत्रता? ऊपर वाले को एकता पसंद है अनेकता? ऊपर वाले को धर्म की जय हो पसंद है या धर्म का नाश हो? ऊपर वाले को प्राणियों में सद्भावना हो या प्राणियों में नफरत हो? इसका मतलब अगर कोई किताब कहती है कि सब एक समान नहीं होते, महिला पुरुष एक समान नहीं होते, तो क्या वो किताब ऊपर वाले द्वारा लिखी गई है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। याद रखें, जो ऊपर वाले को पसंद है वही हमारे संविधान निर्माताओं को भी पसंद है। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यही ऊपर वाले को पसंद है और यही हमारे संविधान
निर्माताओं को भी पसंद है। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो भारत का संविधान है, ये सनातन संविधान है, ये पूरी तरीके से सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला संविधान है। कुछ लोग इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करते हैं, और वो तो स्वाभाविक सी बात है। आप काला चश्मा लगाओगे तो आपको सारे लेटर काले दिखाई पड़ेंगे, आपका चश्मा हरा होगा तो आपको सारे लेटर हरे होंगे। जैसा आपका चश्मा होगा वैसे आपको सामने पिक्चर दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं जब भारत के संविधान को पढ़ता हूं तो मैं बिना चश्मे के पढ़ता हूं, और चश्मा लगाता भी हूं तो भारत वाला चश्मा लगाता हूं। मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वाला चश्मा नहीं लगाता हूं, मैं भारतीय चश्मे से भारत का संविधान पढ़ता हूं, क्योंकि ये भारत अमेरिका का संविधान थोड़ी है, ये ब्रिटेन का संविधान नहीं है, न ये कुवैत का संविधान है कि मैं इसको खाड़ी देशों के चश्मे से पढ़ूं। ये भारत का संविधान है, भारतीयों ने बनाया, भारत के लिए बनाया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये संविधान भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय त्योहार को प्रमोट करता है, न कि विदेशी परंपरा, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी त्योहार और विदेशी संस्कृति को प्रमोट करता है। इतनी सी बात हमें समझने की जरूरत है। ये दुनिया का संविधान नहीं है। किसका संविधान है? जोर से बोलिए। ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है। इसलिए पढ़ते समय हमेशा भारत को ही ऊपर रखना है। विदेशी रीतियों को प्रमोट नहीं करता, विदेशी परंपराओं को प्रमोट नहीं करता, विदेशी खान पान को प्रमोट नहीं करता, विदेशी भाषा को प्रमोट नहीं करता, विदेशी संस्कृति को प्रमोट नहीं करता। यह संविधान भारत का है, इसलिए सब कुछ जो भारतीय है उसको प्रमोट करता है, जो विदेशी है उसको डिमोट करता है। क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इतनी सी बात हम समझ लें तो मुझे लगता है आज बहुत सारे यहां लॉ के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, आगे से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाएगा। संविधान की इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होती है। एक तो होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लिखा हुआ है आपने वही उस लेटर को पढ़ा। एक होती है पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, उद्देश्य क्या था इसका बनाने का। एक होती कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन कि जो नहीं लिखा है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। एक होती है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कि 2 आर्टिकल्स में 2 चीजों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका हार्मोनी कैसे डेवलप होगी, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। तो 4 तरीके का इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। बवाल यह है, समस्या इसलिए हो रही है कि लोग इसको पूरी दुनिया का संविधान मान के बैठे हुए हैं और इसका इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, भारत के चश्मे से नहीं कर रहे हैं। यह दिक्कत आ रही है। जैसे संविधान का आर्टिकल 351 कहता है, और 351 के अगर आप लैंग्वेज देखिए तो सीधे सीधे डायरेक्शन है वो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, क्या कि देश के सभी लोगों को हिंदी लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। क्यों? क्योंकि हिंदी भारतीय भाषा है। और फिर कहा हिंदी आना चाहिए, और हिंदी में जहां शब्दों की जरूरत होगी कहां से आएगा? संस्कृत से शब्द आएगा। संविधान पूरी दुनिया के भाषाओं को प्रमोट नहीं कर रहा है, संविधान हिंदी और संस्कृत को प्रमोट कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे आया कि स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज में आया जो भारतीय भाषाएं प्रमोट करना है। यह तो अमेंडमेंट करके कुछ विदेशी भाषाओं को उसमें डाल दिया गया, अदरवाइज जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो हिंदी संस्कृत के लिए सीधे सीधे डायरेक्शन है आर्टिकल 351 में। बाकी जो भाषाएं हैं, गुजराती, मलयाली, कश्मीरी, तमिल, बंगाली, मराठी, इसको भी प्रमोट करता है स्टेट लेवल पे, लेकिन किसी विदेशी भाषा को प्रमोट नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों को विदेशी कीड़ा काटा, उनका कपड़ा भी विदेशी होता था, उनका हर चीज विदेशी होता था, तो उन्होंने 2 दिन इसमें विदेशी भाषाएं भी डाल दिया। मेरा यह मानना है भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत संप्रभु आज तक नहीं हुआ। इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट नॉट ए सोवरेन कंट्री। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट शब्द यूज नहीं हुआ है। आप प्रियम्बल को अगर उठा के देखेंगे, इसमें शब्द कौन सा यूज हुआ है? सोवरेन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन कंट्री, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एटसेट्रा। जो पहला शब्द आया है वो क्या आया है? सोवरेन। अनफॉर्चुनेटली संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल और पहले पन्ने का पहला शब्द
सोवरिन, उस पर आज तक भारत की लोकसभा, राज्यसभा और किसी भी विधानसभा में कभी चर्चा ही नहीं हुई कि सोवरेनिटी का मतलब क्या है। हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। इनफैक्ट 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे का मतलब डे ऑफ सोवरेनिटी है। और स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर समझिए। स्वतंत्रता का मतलब भाई ठीक है, हमें कोई विदेशी आदमी हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा, ये हो गई स्वतंत्रता। लेकिन संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की रीतियां होगी, न गुलामी की प्रथा होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। सब कुछ किसका होगा? हमारा। सब कुछ किसका होगा? हो गया क्या? हो गया क्या? जरा जोर से बोलिए। गुलामी के नाम चल रहे हैं। आज भी आपकी राजधानी क्या कहलाती है? अहमदाबाद। यह गुलामी का नाम है या स्वदेशी नाम है? जोर से बोलिए। गुलामी का। गुलामी का निशान चल रहा है। आपके अहमदाबाद में कोई एक लुटेरा आया, भद्रकाली को तोड़ गया, कर्णावती में। वो आज भी भद्रकाली, वहां पे गुलामी का निशान पड़ा हुआ है। गुलामी की परंपराएं, बर्थडे हम आज भी गुलामी की परंपराओं से मनाते हैं। गुलामी की रीतियां और गुलामी की कुरीतियां दोनों चल रही हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारी गुलामी वाली। जो मुगलों ने मदरसा खोला था वही आज एज इट इज चल रहा है। जो अंग्रेजों ने मिशनरी स्कूल खोला एज इट इज चल रहा है। गुलामी का टैक्स सिस्टम आज भी चल रहा है। ये जो इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, ये गुलामी का सिस्टम है, हमारा नहीं है। हमारा सिस्टम था वन नेशन वन टैक्स, जो आचार्य चाणक्य के समय था। केवल एक टैक्स लिया जाता था। ये इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, फीएसटी कुछ भी नहीं होता था। और उस समय हमारी जीडीपी 40% थी। गुलामी की पुलिस व्यवस्था, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आज भी जो पुलिस काम कर रही है 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। इसलिए पुलिस के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। कानून वही है तो बिहेवियर वही रहेगा। अंतर केवल इतना आया, जो पुलिस पहले अंग्रेजों की इशारे पे नाचती थी, आज की डेट में सत्ता के गुलाम हो गई। ना वो पहले जनता के लिए काम कर रही थी, ना आज जनता के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि 1951 का कानून वही चल रहा है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। 40 साल 50 साल लग जाता है अपना मकान छुड़ाने में। किराए पे दे दिया तो जितना किराया नहीं मिलता उससे ज्यादा मकान छुड़ाने में, अपना खाली कराने में खर्च हो जा रहा है। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था। मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशन पहले भी था, मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशन आज भी चल रहा है। कहने को पब्लिक सर्वेंट है, कलेक्टर या कप्तान। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक सर्वेंट मतलब सेवा करने वाला। वो कलेक्टर सेवा करता है, सेवा करवाता है। जोर से बोलिए जरा। एमएलए एमपी मतलब पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक की सेवा करते हैं, सेवा से करवाते हैं। सब कुछ गुलामी का चल रहा है। चूंकि नियम कानून गुलामी के चल रहे हैं, इसीलिए सोच भी गुलामी की चल रही है। मेरा ऐसा मानना है, आंधी, तूफान, सुनामी, ऐसी जो दैवीय आपदाएं हैं, इनको छोड़ के हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। दूसरी बात, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके आता हो, आपका खाना बनाने का बर्तन भी बहुत अच्छा हो, तेल मसाला घटिया हो, अच्छा खाना बन सकता है क्या? आपको गाड़ी चलानी भी अच्छी आती हो, गाड़ी भी अच्छी हो,
पेट्रोल मिलावटी हो, इंजन ऑयल खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? आपको घर बनाना आता हो, मिस्त्री भी अच्छा हो, उसको जिससे दीवार बनाता है करनी वसूली वो भी अच्छी हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित हो सकती है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब यह हुआ 80% समस्याओं का समाधान मुफ्त में हो सकता है। सोच कैसे बदलेगी? जब राजतंत्र होता था तो यथो राजा तथो प्रजा, जैसे राजा करता था उसको प्रजा फॉलो करता था। भगवान राम ने तय किया एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया, राम जी ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, भरत ने एक विवाह किया, प्रजा ने अपने आप फॉलो करना शुरू कर दिया। भगवान राम ने तय किया 2 बच्चे का नियम लागू होगा, भगवान राम ने 2 बच्चे, भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, यथो राजा तथो प्रजा, सारी प्रजा ने फॉलो करना शुरू कर दिए। लेकिन अभी राजतंत्र नहीं है, अब क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में किसका राज होता है? कानून। जैसे राजतंत्र में राजा अच्छा हो तो तंत्र अच्छा होता है, ऐसे लोकतंत्र में चूंकि कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और अगर कानून घटिया होगा तो राज। सारी समस्याएं यही है। और आज भी हम अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ठीक कैसे होगी? डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक हो सकती है क्या? तो राजा बदल रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई वही पुरानी घटिया वाली, समस्या ज्यों की त्यों। इसलिए आपके राज्य में भी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण है, व्याभिचार है, हत्या है, बलात्कार है, वसूली है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, माओवाद भी है, नक्सलवाद भी है, धर्मांतरण भी है, घुसपैठ भी है। आपकी भी डेमोग्राफी बदल रही है। आपके राज्य में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका परमानेंट इलाज हो गया? आपको एक समस्या बताइए कि हमारे राज्य में यह समस्या थी 2000 तक, अब नहीं है जी, 2023 में कोई समस्या खत्म हो गई। कोई एक समस्या बताइए। नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। ना हॉस्पिटल आपके शरीर में जाता है, ना डॉक्टर आपके शरीर में जाता है, आपके अंदर जाती है दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन, और वो दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन गड़बड़ है। यही बताने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट छोड़ के अब सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में आना शुरू किया। अब सवाल यह है कि ये जो दवाई है ये बनाएगा कौन? तो दवाई बनाने वाले हमारे भारत में 5000 डॉक्टर हैं। 5000 डॉक्टर में से 4200 डॉक्टर विधानसभाओं में बैठते हैं और 800 डॉक्टर लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। कुल कितने हो गए? 5000। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा मैडम, इन 5000 डॉक्टरों पे आप लोगों के टैक्स से हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 5000 डॉक्टरों पे इनके वेतन, इनके भत्ता, इनके गाड़ी, इनके बंगला, इनके पेट्रोल, इनके चार्टर्ड प्लेन, इनके डीजल, इनके सिक्योरिटी गार्ड, इनके एयर फेयर, इनके रेल फेयर, आजीवन पेंशन पे आप लोगों का भंडारी साहब 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है। और इन डॉक्टरों का काम क्या है? 5000 डॉक्टरों का कानून बनाना, दवाई बनाना, यही तो काम है। अल्टीमेटली
जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, नाई का काम है बाल बनाना, धोबी का काम है कपड़ा धुलना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? संविधान में इनको क्या बोला गया? लॉ मेकर। जैसे फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम है लॉ बनाना। लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं किया, बाकी सब काम किया। अपना वाला नहीं काम किया, बाकी सब किया। अच्छा, हमसे क्या गलती हुई? हम इतने सेल्फिश हैं, आप भी सेल्फिश हो, इतने सेल्फिश हैं, 50 रुपए दे के बाल कटवाते हैं तो सबसे बढ़िया वाला नाई ढूंढते हैं। वो नाई हमारी जाति का हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया वाला होना चाहिए, ऐसा बाल काटे जहां निकले बोला क्या भाई क्या बाल कटवाया। 20 रुपए दे के पॉलिश कराते हैं, वो मोची बहुत बढ़िया चाहिए, एकदम जूता चमका दे। 500 रुपए देते हैं बुखार की दवाई लेने के लिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए एक ही बार में दवा दे दे, बुखार परमानेंट गायब। 10-15 हजार रुपए में ड्राइवर रखते हैं, तब ड्राइवर की जाति नहीं देखते, केवल ये देखते हैं ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी अच्छी इसको आनी चाहिए, हमारी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। जहां हमारा खुद का इंटरेस्ट है ना, वहां हम जाति नहीं देखते, वहां हम क्वालिटी देखते हैं। नाई अच्छा चाहिए, धोबी अच्छा चाहिए, ड्राइवर अच्छा चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, ट्यूशन पढ़ाने वाला बढ़िया चाहिए, हमारा बेटा टॉप कर जाए, सब बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। लेकिन जिससे देश चलवाना है, जब उसको चुनने जाते हैं तब क्वालिटी नहीं देखते, क्या देखते हैं? और अच्छी बात यह है, वो आपको जातियों की अफीम खिला रहे हैं और आप जाति की अफीम खा के मस्त हैं। आप दिमाग ही नहीं लगा रहे, आप कभी सोच ही नहीं रहे कि भैया ये बताओ, ये सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती, भारत में क्यों होती है? ये दुबई में चोरी लूट झपटमारी क्यों होती है, आपके कर्नावती में क्यों होती है, गुजरात में चोरी लूट झपटमारी क्यों होती है? आपके चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? क्यों नहीं अवैध रूप से मजार दरगाह बन जाती है? आपके गुजरात में क्यों हो रही है? सोचा ही नहीं। अरे अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, इसका मतलब ड्रग स्मगलिंग लाइलाज बीमारी तो नहीं है, लेकिन आपके गुजरात में हो रही है। स्कूल कॉलेज में सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है। स्कूल कॉलेज में पैकेट पे कुछ और लिखा रहता है, अंदर उसके अफीम होती है, अंदर उसके चरस होती है, अंदर उसके गांजा होता है। अभी तो वैसे मैं नाम नहीं लेता सर किसी कॉलेज का, लेकिन अभी बता रहा हूं, 4 दिन पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, 4 बच्चे पकड़े गए। ड्रग स्मगलर ने कॉलेज के बच्चों को ही अपना पेडलर बना दिया था। वो नोएडा के यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और वो इंजीनियरिंग के बच्चे, वो जाके चरस अफीम गांजा बेचते थे। एक और कॉलेज है वहां पे, मां बाप की इकलौती लड़की, मां बाप ने एमबीए करने के लिए नोएडा भेजा, और वो ड्रग पेडलर के कांटेक्ट में आ गई, खुद भी वो नशेड़ी हो गई और लड़कियों को नशा बेचने लग गई। सोचिए जरा, कितने अरमानों के साथ मां बाप ने अपनी बच्ची को बुलंदशहर से नोएडा भेजा था कि हमारी बिटिया जा रही है एमबीए करके आएगी, और वो क्या हो गई? ड्रग पेडलर के हाथ में आ गई, अभी जेल में है। जो मां बाप सपना देख रहे थे बिटिया की पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छा दामाद ढूंढ के शादी कर दूं, अब वो उसकी जमानत करवा रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार, बताइए जरा इसके लिए। क्या वो मां बाप जिम्मेदार हैं? ये व्यवस्था जिम्मेदार है, ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है।